जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम इमामुद्दीन है। स्वागत है इमामुद्दीन एजुकेशन पॉइंट पे। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में करा रहा हूं आपके जो प्रीवियस ईयर बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हर एक सेट का जो वास्तविक संख्या का जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, ऐसे करके मैं सारे चैप्टर को कराऊंगा क्योंकि ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिछले वीडियो में मैं आपको 2022 का जो प्रथम पाली होते थे, ठीक है, ए का, उसको मैं करा चुका हूं। अगर वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे जाकर देखिएगा। ठीक है, तो ये कराने का मेरा बस एक ही पर्पस है कि आपके बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है उसको समझे। आपको ये पता चलेगा ये वीडियो को देखने के बाद कि अगर आप वास्तविक संख्या की बात करते हैं तो वास्तविक संख्या बिहार बोर्ड के जो आपके सेट बनते हैं उसमें कितना क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या से कितने क्वेश्चन आते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना आता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना आता है, ये दायरा आप अच्छी तरह से जानिएगा, जो कि हर एक विद्यार्थी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और कहीं ना कहीं यही बात को नहीं समझ पाते हैं जिससे उनका मार्क्स पे प्रभाव पड़ता है और वो भी एक अच्छा स्टूडेंट होकर के भी अच्छा मार्क्स नहीं ला पाते हैं। यही कहीं ना कहीं कारण होता है। ठीक है, तो मैं आपको अभी से ही, आपके 2025 में एग्जाम देना है लेकिन अभी से मैं ये काम करवा रहा हूं कि मैं सेट वाइज, ठीक है, हर एक चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो वो मैं लेकर के आया हूं। ठीक है, पिछले वीडियो में देखिए तो मैं आपको 2022 का प्रथम पाली को बढ़िया से डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं आपको द्वितीय पाली को डिस्कस करूंगा। अगर आप वास्तविक संख्या की पूरी कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के देखिएगा। लेकिन हम लोग आते हैं डायरेक्ट मुद्दे पे और देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन बनाते हैं और पूरा हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से मजा आए और बहुत ही बेहतरीन तरह से ये सेशन आप समाप्त कर सके। ठीक है, तो चलिए, आप लोग बहुत ही समझदार बच्चे हैं तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि उनको भी फायदा हो जाए, क्योंकि ये आपको YouTube पे कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आपको YouTube पे बहुत सारे सेट कराए जाएंगे, अटर पटर कराए जाएंगे, सिलेबस के बाहर की चीज कराए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिलेबस की चीज कराऊंगा जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। आई होप कि मेरा बात समझ आ गए होंगे। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हालांकि अब देखिए, यहाँ पे मैंने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को लिया है और ये क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है, ये आपके 2022 के जो द्वितीय पाली है उसका क्वेश्चन है। ठीक है, अब समझते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। कहता है कि दो संख्याओं का मसा, मसा मतलब जानते हैं, मसा का मतलब होता है आपका HCF। ठीक है, HCF होता है। तो दो संख्याओं का जो मसा है आपका कितना दिया है, 27 दिया है, एवं लसा कितना दिया है, तो 162 दिया है। यदि उनमें एक संख्या, ठीक है, अब दो संख्या की बात कर रहा था जिसमें पहला संख्या मान लीजिए कि कोई ए नाम का रहा होगा तो ये 54 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि अगर आपको पहला संख्या ए है, ठीक है, और दूसरा संख्या आपका मान लीजिए कि बी है, ठीक है, ये दोनों को गुना कर दे तो ये किसके बराबर होता है, ये मैं आपको बात पढ़ाया हूं और यहाँ पे आप जरूर फॉर्मूला के रूप में जरूर नोट करिएगा। ठीक है, ये आपको होता है कि मान लीजिए कि ये दोनों संख्याओं का HCF ले लीजिए, HCF ले लीजिए, और गुना में ये दोनों संख्याओं का LCM ले लीजिए, LCM ले लीजिए। ये दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि पहला संख्या दूसरा संख्या में गुना कर दीजिए और HCF गुना LCM कर दीजिए, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा सा कि ये इक्वेशन हमको क्या क्या प्राप्त करने में मदद कर सकता है जो कि आपको क्वेश्चन कह रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे HCF का, तो HCF कितना है, HCF यहाँ पे आ रहा है ना, तो देखिए यहाँ पे अगर पहला संख्या 54 है तो पहला संख्या एक जगह पर कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। गुना में आपका दूसरा संख्या नहीं मालूम है, इसको पता करना है। हालांकि अब HCF की जो बात है ये कितना है, तो आपका 27 है। वहीं अगर LCM की बात करते हैं तो LCM यही ना, लस है, LCM इसी को कहेंगे। ठीक है, तो कितना है, 162 है। ठीक है, 162 है। अब जरा सा देखिए यहाँ पे जो बेसिक कैलकुलेशन होगा इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो वहां से आप b का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं ना। चलिए कैसे निकालिएगा, देखिए अगर इधर क्या है आपका b है तो b को हम लोग रखेंगे और इधर जो 54 है उसको हम लोग उस साइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सब गुना में है तो 27 गुना कितना होगा, 162 होगा, और बट्टे में कितना आ जाएगा आपका 54 आ जाएगा।
अब देखिए 27 दूना कितना होता है, 54 होता है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2, और फिर 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, यानी कि यहाँ पे जो आपको आंसर आएगा बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 81 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए 81 है क्या, तो ए तो नहीं है, बी नहीं, सी, डी आपका 81 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बताइए बात समझ आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार से आपको बोर्ड ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछता है, जो कि हालांकि भारी नहीं है, लेकिन अगर आप ये कॉन्सेप्ट को भूलते हैं तो फिर ये क्वेश्चन लगाना आप में अपने आप में एक चैलेंज हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि जो वास्तविक संख्या से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे मैं बता दूं कि 15 से 16 मार्क्स, अधिकतम 20 मार्क्स तक भी देखा गया है, जिसमें आपको 10 से 12 मार्क्स तक का क्वेश्चन तो इजी बन जाएगा। और जो आपके 4 से 5 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जब तक इस पर प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक आप इसको समझ नहीं पाइएगा। तो प्रैक्टिस करिए और समझिए, अभी आपके पास बहुत सारा समय है। हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इससे जरा आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, आप अगर कॉपी और कलम लेकर के बैठते हैं तो। अगर नहीं लेके बैठे हैं तो अभी बैठिए, अभी मैं पढ़ाना ही शुरू किया है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे जो 2 नंबर सवाल है, ये क्या कहता है कि संख्याएं 12, 15 एवं 21 का मसा निकालिए। मसा का मतलब क्या होता है, तो HCF होता है। क्या होता है, HCF होता है, यही होता है। अब HCF निकालना है हमें किसका, तो 3 संख्या है 12, 15, 21 का। तो एक जगह हम 12 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन तोड़ेंगे, एक जगह हम 15 का अभाज्य गुणनखंडन तोड़ेंगे, और एक जगह हम 21 का अभाज्य गुणनखंडन तोड़ेंगे, करेंगे। चलिए देखिए, अगर 12 को करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 छक 12। ठीक है, वो का 2 तिहाई 6, उसके बाद अब लगेगा क्या, नहीं लगेगा, खेल समाप्त है। यहाँ पे डायरेक्ट हम 3 से लगाएंगे, 3 पचे 15, इसके बाद लगेगा नहीं। यहाँ पे देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 7 21, इसके बाद लगेगा नहीं। ठीक है, तो आप देख सब पाइएगा कि अगर हम 12 को किए हैं तो कितना मिला है, 2 इंटू 2 इंटू 3 मिला है। वहीं अगर हम 15 को किए हैं तो क्या मिला है, जरा देखिए, 3 इंटू 5 मिला है। वहीं अगर हम 21 को किए हैं यानी 21 को, तो 3 इंटू हमें 7 मिला है। अब देखिए HCF निकालने का क्या होता है कि तीनों में जो कॉमन मिलेगा वही आपका HCF होता है। जैसे कि आप तीनों में देखिएगा तो 2 तीनों में मिल रहा है क्या, नहीं, 2 फिर से नहीं मिल रहा है। 3 देखिएगा तो 3 इसमें भी मिल रहा है, 3 इसमें भी मिल रहा है, और 3 इसमें भी मिल रहा है। ठीक है, तो जो आपको तीनों में देखने को मिल जाए वही आपका HCF का वैल्यू होता है। और तीनों का बदला अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे जो संख्या था आपका 12 था और 15 था और 21 था, यही था ना। इसका जो अगर HCF की बात करेंगे, HCF की बात करेंगे तो तीनों 3 गुना 3 नहीं लिखेंगे हम लोग, सिर्फ 3 लिखेंगे, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बताइए बात समझ आया कि नहीं आया। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए यहाँ पे, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए ये चीज़ समझ आया कि नहीं है। तो क्वेश्चन इजी ही होता है, बस आपको कॉन्सेप्ट को जानना होता है और समझना होता है, और बेहतरीन तरीके से आप इसको कर सकते हैं, नो डाउट। ओके, आगे बढ़े, चलिए देखिए यहाँ पे हमारा जो तीसरा नंबर सवाल है, क्या कहता है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। यहाँ पे आपको क्या क्या चीज समझना होगा। देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक की बात कर रहा है और पूर्णांक की बात कर रहा है। ठीक है, पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, पूर्णांक संख्या वो सारी संख्या होती है जो आपको पॉजिटिव में भी हो और निगेटिव में हो। कहने का मतलब ये कि अगर आप पूर्णांक की बात करते हैं, पूर्णांक की बात करते हैं तो पूर्णांक का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल डैश डैश माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 2, माइनस का 1, ठीक है, उसके बाद 0, उसके बाद आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इसी प्रकार से ये जाएगा। तो इधर भी आपका इन्फिनाइट और इधर भी अनंत, ठीक है, दोनों तरफ अनंत जा रही है, तो इसमें पूर्णांक संख्या आ गया। यानी कि 0 से लेके आपका पॉजिटिव में अनंत तक, और -1 से लेके निगेटिव में पूरा अनंत तक जाए तो वो क्या होता है, पूर्णांक संख्या कहलाता है। लेकिन इसमें कह रहा है कि सिर्फ धनात्मक पूर्णांक, तो इसमें धनात्मक पूर्णांक कौन होगा, तो 1 से स्टार्ट होगा,
ठीक है, एक से स्टार्ट होगा, एक से जो आगे तक जाएगा वो क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। इस बात को समझ रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, यानी कि किसका बात कर रहा है, तो 1 की बात कर रहा है, 2 की बात कर रहा है, 3 की बात कर रहा है, 4 की बात कर रहा है, इसी प्रकार से ये डैश डैश जाएगा। तो धनात्मक पूर्णांक Q के लिए, Q नाम का कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, अगर हम बात करेंगे विषम धनात्मक विषम पूर्णांक, तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा मेरे दोस्त बताइए। अगर इसी में अगर आप देखते हैं, किसी में अगर आप देखते हैं तो ये आप धनात्मक पूर्णांक है, सिर्फ धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक क्या होती है, जो आपके जैसे कि 3 आता है, आगे अगर आपका 5 आएगा तो ये भी विषम पूर्णांक है, अगर आप 7 आता है तो ये भी क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। तो देखिए अगर हम 3 को लाते हैं तो यहाँ पे देखिए 6Q, ठीक है, तो विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा मेरा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस प्रकार से जो डैश डैश आगे तक बढ़ेगा वो सब विषम पूर्णांक होते हैं। इस बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी विषम पूर्णांक को हमको देखना है कि क्यू के रूप प्रत्येक क्या होगा, ठीक है, रूप क्या होगा। समझिए यहाँ पे क्या है मेरा 6 क्या है, एक सम पूर्णांक है, क्या है, सम पूर्णांक है, और क्यू क्या है हमको नहीं मालूम। तो ध्यान रखिएगा कि अगर 6 एक क्या है, सम पूर्णांक है, इसमें अगर आप सम से गुना करें या विषम से गुना करें, मान लीजिए कि विषम यहाँ पे 3 ले लेते हैं, तो इसका रिजल्ट जो आएगा एक सम संख्या ही आएगा। कैसे देखिए, तो 6 3 कितना होगा, 18 होगा। 18 क्या है, एक सम पूर्णांक है, तो ये विषम पूर्णांक का रूप हो ही नहीं सकता है। उसके बाद देखिए अगर आप 6Q एक सम पूर्णांक आ रहा है और सम पूर्णांक को जब 2 गुना कर दीजिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, एक सम पूर्णांक हो जाएगा। तो देखिए अगर 3 से ही गुना करते हैं, विषम संख्या से गुना करते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 3 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है कि 6Q अगर आप Q के जगह पे सम रखे या विषम रखे, आपको क्या आने वाला है, एक सम आने वाला है, सम आने वाला है। और सम में जब आप एक जोड़ देते हैं, मान लीजिए सम के जगह पे मान लीजिए कि 4 है, 4 में जब आप एक जोड़िएगा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये क्या है, विषम पूर्णांक है, क्या हो जाएगा, तो आपका विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, तो सम तो है ही है, सम मान लीजिए कि कोई एक 10 आ गया और प्लस में जब 1 करिएगा तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 क्या है, एक विषम पूर्णांक है। तो आप देखिएगा कि किसी भी सम पूर्णांक से अगर किसी भी संख्या में गुना कर दे और उसमें अगर 1 जोड़ दे तो एक विषम पूर्णांक का रूप हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट होंगे। इस बात को समझ पाए। तो ये भी एक ट्विस्ट करने वाला सवाल था, जब आप प्रैक्टिस करिएगा तो अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अगर जरा भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं तो डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पे खड़ा है ही, ठीक है। तो बात समझ रहे हैं, तो इसे नोट करें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो 4 नंबर सवाल है, कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो देखिए परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट मैं आपको क्या बताया था कि जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और फैक्ट ये था कि आपका P भी एक क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और Q भी एक पूर्णांक होना चाहिए, एक पूर्णांक तो रहेगा ही, ठीक है, ये भी एक पूर्णांक तो रहेगा ही, लेकिन नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 रहेगा तो ये क्या कर देगा, अनंत वैल्यू कर देगा, ठीक है। इसलिए ये 0 के बराबर नहीं होगा, बाकी सब पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। पूर्णांक आप जानते ही हैं, जैसे कि माइनस का मान लीजिए 3 है, माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, 0 है, इसके बाद 1 2 3, इस प्रकार से जो अनंत तक जाएगा, इस प्रकार से जो अनंत तक जाएगा, ये सब क्या है, पूर्णांक है। लेकिन ये सब होगा, लेकिन यहाँ पे 0 सिर्फ नहीं होना चाहिए, Q के जगह पे नहीं होना चाहिए, तब जाके क्या हो जाएगा, वो एक पूर्णांक परिमेय संख्या कहलाएगा। तो देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, एक क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूर्णांक का पूरा पूरी खेल है। लेकिन Q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, ये फैक्ट याद रखिएगा। अगर वही बात करते हैं एक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या तो सिर्फ पॉजिटिव वाला होते हैं, ठीक है। एक पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या तो 0 से लेकर पॉजिटिव तक होते हैं। और एक वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या में तो सब आ जाता है ना, आपका परिमेय भी आ जाता है, अपरिमेय भी आ जाता है। तो परिमेय आपको सिर्फ एक पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। क्लियर है।
चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल था। देखिए यहाँ पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चे इजी होते हुए भी मिस्टेक करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपको कह रहे हैं कि 22/7 है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या पूर्णांक संख्या या इनमें से कोई नहीं। अब बच्चे की दिक्कत क्या करते हैं, आप लोग जानते हैं कि 22/7 जो है आपका पाई का वैल्यू है। किसका? पाई का वैल्यू है। और पाई मैं आपको पढ़ाया हूं कि ये एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब आपको बात ये आता है कि 22/7 तो पाई का मान होता है, तो क्या पाई का मान एग्जैक्ट 22/7 होता है क्या? तो नहीं, एग्जैक्ट नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ 22/7 की बात किया है, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा और 22/7 p/q के रूप में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। तो इसके आई के बाद से ये डिस्टर्ब आप नहीं करिएगा, ये गलती नहीं करिएगा। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पे किसका हो जाएगा आंसर, तो 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या होगा। समझ आया? आगे चले। देखिए यहाँ पे 6 नंबर सवाल क्या कहता है कि यदि भाग एल्गोरिथम, ठीक है, या a = bq + r में a = कितना है, 27 है, b = क्या है आपका 4 है और r = 1 है, तो q का मान निकालना है। अब देखिए आपका यही इक्वेशन है, इसमें आपको a का वैल्यू कुछ ना कुछ दिया हुआ है। देखिए a का वैल्यू कितना है, 37 है, इक्वल टू b की वैल्यू दिया है क्या, b का वैल्यू आपका 4 दिया है, गुना q का वैल्यू दिया है क्या, q का वैल्यू हमें नहीं दिया है, पता करना है, प्लस r का वैल्यू हमें दिया है, कितना है, तो 1 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या दिक्कत आएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगा, एक नॉर्मल सा इक्वेशन बन चुका है, आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इधर क्या है, 37 है और इधर प्लस का 1 है, इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 4 गुने q हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट q की वैल्यू लिखूंगा, क्या हो जाएगा, 36/4 हो जाएगा, 36/4। ये कटेगा क्या, तो 4 नवा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका q का आंसर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 9 ऑप्शन नंबर ए है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ ज़्यादा विशेष लॉजिक नहीं था, लेकिन आपको समझने की आवश्यकता है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे 7 नंबर सवाल कहता है कि 156 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 का घातांक है। यानी कि घातांक का मतलब क्या पूछ रहा है कि इसको अगर अभाज्य गुणनखंडन तोड़ते हैं तो 2 का अधिकतम घात कितना आ रहा है, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंडन तोड़िए, क्या हो जाएगा, 2 से लगाइएगा, कितना हो जाएगा, तो 2 × 14, ठीक है, और 2 × 8 = 16 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइए तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6 और 2 × 9 = 18। फिर 2 से लगाइएगा, 2 से लगेगा क्या, नहीं लगेगा। अब आगे 3 से लगेगा, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9 हो जाएगा। आगे लगेगा क्या, लगेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर आप कह रहे हैं कि अगर 156 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, क्योंकि 2 × 2 है, और गुना में क्या हो जाएगा, 3 × 13 हो जाएगा। तो इसमें 2 का जो घातांक की बात है, 2 का जो पावर की बात है, कितना है, 2 है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 8 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अब बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन सब आ रहे हैं, अपरिमेय संख्या के बारे में पूछ रहा है कि अपरिमेय संख्या कौन नहीं, बोले क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अब नहीं की बात कर रहा है, यानी कि परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या पूछ रहा है आपसे। तो देखिए यहाँ पे 2 + √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और 5 - √3 भी एक अपरिमेय संख्या, तो माइनस में कुछ भी करे क्या हो जाएगा, ये एक अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए √3 और बटा में √5 ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ कह रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत हो जाएगा आपको। क्या हो जाएगा मैं बताता हूँ, इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं आप 2√3
लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 3 12 हो जाएगा और ये 3 है। ये कैसे समाप्त होगा भाई? समाप्त होने का तो पोजीशन है ही नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो निम्नलिखित में कौन परिमेय अपरिमेय संख्या नहीं है? नहीं कि परिमेय संख्या की बात पूछ रहा था, तो इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? इनमें से ये ऑप्शन है सब सारा का सारा डिफ़ॉल्ट है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है तो ये हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरत था। तो आप ध्यान रखिएगा कि कई बार बिहार बोर्ड इस प्रकार की गलती करता है, ठीक है? तो वहाँ पे अगर कोई ऑप्शन मार देते हैं जो लगभग में सही रहेगा तो आप देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सारा का सारा क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, और निम्नलिखित में से कौन कहता है कि अपरिमेय नहीं है? तो इसमें कोई भी परिमेय नहीं है, सबका सब क्या है? अपरिमेय ही है, ठीक है? ओके, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं, इसके बाद थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका 9 नंबर सवाल कहता है कि 0.105 को p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप निरूपित कौन है? देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे आपको क्या है? 0.1105 है, ठीक है, यही है ना? अब इसको जब दशमलव हटाइएगा क्या हो जाएगा? देखिए अगर इसको दशमलव हटाते हैं तो दशमलव का बटा 1 रखिएगा, बदला 1 रखिएगा, और कितना अंक है? 1 2 3, तो 3 को शून्य बैठाइएगा। यही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? तो आगे क्या हो जाएगा? आपको दशमलव हट चुका है तो 100 कितना होगा? 105 होगा, और बटा में कितना हो जाएगा आपका? 1000 हो जाएगा, ठीक है? अब 5 से कटिएगा कितना हो जाएगा? देखिए तो 5 से कटिएगा तो 5 दूना 10 और 5 कम 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 दूना 10 और 0 0 200 हो जाएगा। इसके बाद और कट सकता है क्या? नहीं कटेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? जो 200 का है, 200 का आपको अभाज्य गुणनखंडन तोड़ना पड़ेगा। तो 200 का अभाज्य गुणनखंडन क्या हो जाएगा? तो 2 से लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा 50 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइए कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इसके बाद 5 और 5 हो जाएगा, 50 25, ठीक है, हो जाएगा। तो देखिएगा आपको यहाँ मिलेगा कि 21 बटा आपको क्या मिल रहा है? तो 2 के पावर जो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और गुना में 5 के पावर 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 21 बटा 3 के पावर 3 और 5 के पावर 2, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, आप लोग इसे प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 10 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे डायरेक्ट पूछा है कि परिमेय संख्या है। तो देखिए 4 प्लस रूट अंडर 7, रूट के अंदर क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पे देखने का चीज है, यहाँ पे आपको क्या है? 100 है, तो 100 को आप क्या लिख सकते हैं कि रूट अंडर 10 गुना 10 लिख सकते हैं। तो अगर रूट के अंदर 2 10 है तो एक 10 निकलेगा, यानी कि 10 प्लस 10 ये किसका बराबर है? 20 के बराबर है, ठीक है। और 20 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, पियोटाकी के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो छोटी मोटी कैलकुलेशन है आप लोग देखिएगा और आंसर मारिएगा। और सी में भी देखिए √3 एक अभाज्य संख्या है, और तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, और ये भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, आगे 11 नंबर सवाल है आपका, कहता है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब देखिए इसका शांत पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इसमें डिवाइड नहीं करना है, लंबा प्रोसेस नहीं करना है। आपके जो सिलेबस में है, आपको सिलेबस में बताया गया है कि यहाँ पे जो पहला ऊपर में क्या होता है? ऊपर में जो होता है इसको अंश कहते हैं, नीचे में जो होता है इसको हम लोग हर कहते हैं, ठीक है। तो अंश को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, हमें हर का जो है ना, हर का क्या करना है? आपको अभाज्य गुणनखंडन करना है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 1600 है तो इसका अभाज्य गुणनखंडन करिएगा। अगर अभाज्य गुणनखंडन के बाद अगर आपको 2 के पावर n या गुना में 5 के पावर m मिलता है, ये प्रोसेस मिलता है तब, या फिर आपको सिर्फ 2 के पावर n मिलता है, या फिर आपको 5 के पावर m मिलता है, तो आपको ये
प्रोसेस में क्या हो जाएगा, वो आपको एक शांत हो जाएगा। और नहीं अगर ये प्रोसेस के अलावा अगर आपको 3 के पावर ए कुछ मिल जाता है या फिर 7 का पावर कुछ मिल जाता है, ठीक है, तो ये आपको अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, तो शांत हो जाएगा। तो शांत का पोजीशन आपको ये है और अशांत का पोजीशन आपको ये कुछ भी हो सकता है, इसके अलावा ज़रूरत नहीं कि यही, इसके अलावा और भी कुछ भी लिख सकते हैं आपको। मान लीजिए कि 5 नहीं, 5 तो छोड़ के 5 और 2 छोड़ के मान लीजिएगा 7 का कुछ रहेगा या फिर आपको 9 का कुछ रहेगा। तो इस प्रकार का जो पोजीशन होगा वो क्या हो जाएगा, एक अशांत हो जाएगा। तो ये आप खुद चेक करके बताइएगा कि इसमें से कौन आपको शांत आ रहा है और कौन आप अशांत आ रहा है। तो ये आपको होमवर्क के रूप में मैं छोड़ रहा हूँ, ये जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है कि दो धन पूर्णांकों ए और बी के लिए कहता है कि HCF AP और गुना में LCM AB बराबर AB तो बराबर है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैं आपको एक चीज़ पढ़ाया था कि अगर किसी भी, एक मिनट, मैं आपको कहा था कि मान लीजिए कि पहला संख्या A है, दूसरा संख्या मान लीजिए कि B है, ये दोनों को गुना कर दे तो ये किसके बराबर होता है, तो आपको HCF ऑफ AB और गुना LCM ऑफ AB के बराबर होता है। ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब देखिएगा कि यही चीज़ को जब हम इधर ये जो गुना में इधर आकर डिवाइड में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे AB हो जाएगा, A गुना B हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा ना, बचेगा तो सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा। तो देखिए ये एक समान संख्या है और ये भी एक समान संख्या है, जब कटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, बचेगा ना 1। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, A इज राइट। आया समझ। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा और कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया 13 नंबर। क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है। अब यहाँ पे बात आता है कि युग्म आपका सअभाज्य का, सअभाज्य क्या होता है मेरे दोस्त, वो समझिए। सअभाज्य संख्या वो संख्या होती है कि मान लीजिए किसी भी दो संख्या, मान लीजिए कि कोई एक संख्या A है और दूसरा संख्या B है, अगर ये दोनों का अगर हम कहेंगे कि HCF निकालिए, HCF ऑफ AB निकालिए, अगर इसका HCF 1 आ गया, ठीक है, ऐसा दो संख्या जिसका HCF निकालने पे 1 आ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको उसे हम लोग क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता रहेगा तो इसको आसानी से आप बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा, चलिए देखिए। आपको मैं बता चुका हूं कि सअभाज्य संख्या, अगर कोई संख्या AB है, मान लीजिए कि A यहाँ पे क्या है 14 है और B आपका 35 है। ठीक है, तो ये दोनों का अगर आप HCF निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 सतह 14, यहाँ पर भी 7 आ रहा है और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 सतह 35, यहाँ पे 7 आ जा रहा है। तो यहाँ पे जो HCF हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों संख्या का HCF 7 आ रहा है, क्या 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सअभाज्य संख्या नहीं होगा। उसी प्रकार 18 और 25 का देखिएगा, तो इसमें 50-25 आ रहा है, इसमें 25 को 5 गुना 5 लिख सकते हैं और 18 को क्या लिख सकते हैं भाई, तो 18 को इसमें क्या लिख सकते हैं, तो 2 नाम 18 लिख सकते हैं, जो कि 5 कोई हाल में आ ही नहीं रहा है और 2 और 3 आ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट आ रहा है, तो इसका जो HCF आ रहा है, HCF जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पे सअभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। उसी में 13 में देखिए तो 13 चौका 52 होता है। ठीक है, उसी प्रकार आप 21 और 84 में देखिएगा तो इसका भी आपका 1 नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर B जो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, हम लोग आगे बढ़े। तो सअभाज्य संख्या समझ गए ना, कि ऐसा दो संख्या जिसका HCF 1 हो उसको सअभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए 14 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। अब बच्चे कॉन्फ्यूजन में रहते हैं कि यौगिक संख्या क्या होते हैं। तो यौगिक संख्या आपका क्या होता है, अभाज्य संख्या का अपोजिट होता है। अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं कि जो एक से और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और यौगिक संख्या जस्ट उसका अपोजिट होगा, जो आपके
एक से भी और स्वयं से भी और अलावा कोई और से कट जाए, एक से और कोई और से भी, कोई और से भी और खुद से भी, खुद से भी, ठीक है। तो यौगिक संख्या वैसे संख्या होती है जो एक से तो कटे, कोई और से भी कटे और खुद से भी कटे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं। क्लियर है। तो यौगिक संख्या देखिए यहाँ पे क्या है, 21 तो एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, ये हो 11। 21 भी आपको देखिएगा तो यहाँ पे एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा और 3 से भी कट रहा है, 3 सते 21, तो ये क्या हो जाएगा, आपका यौगिक संख्या हो जाएगा। ठीक है। 31 देखिएगा तो 31 सिर्फ एक से और स्वयं से, 41 एक से और स्वयं से, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब आपका भाज्य संख्या होगा। ऑप्शन नंबर बी यौगिक संख्या हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए देखिए 15 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभी जस्ट मैं आपको बताया यौगिक संख्या के बारे में, और अभाज्य संख्या उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा, तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, सिर्फ एक से और स्वयं से कटे। तो 33 देखिएगा, 33 एक से कट रहा है, स्वयं से तो कटेगा ये, लेकिन 3 से भी कट रहा है, तो ये नहीं होगा। 39 देखिएगा तो 39 एक से कट रहा है, स्वयं से और 3 से भी कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा था। 38 देखिएगा तो ये आपको क्या मिलेगा, आपको एक से, दो से और स्वयं से भी मिलेगा, लेकिन 31 आपको एक से और स्वयं से ही मिलेगा। क्या मिलेगा, स्वयं से ही मिलेगा, स्वयं से ही मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आपको 15 क्वेश्चन कराया हूं। अब देखिए आपको इस प्रकार जो क्वेश्चन आएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 960 और 432 का मौसा निकालिए। तो ये आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो 2022 के द्वितीय पाली में था, उसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव 15 को पूछा, जो कि आपको 15 मार्क्स से हो गया। ठीक है, 15 मार्क्स से हो गया। आगे देखिएगा तो आगे पहला 2 नंबर का क्वेश्चन और दूसरा था और तीसरा भी था, इसके अलावा नहीं था। ठीक है। तो उधर से आपको 15 मार्क्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव से आया है, और प्लस कर दीजिए इधर आपको कितना हो जाएगा, 3 गो, तो 3 दूना 6 मार्क्स हो जाएगा। तो 15 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों, तो 21। तो आपको 21 मार्क्स के आपको 2022 के द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कहता है कि 1.8 के ऊपर डैश का बीन को सरलतम रूप में लिखिए, यानी कि इसको क्या कह रहा है, सरलतम यानी कि P/Q के अंश और हर के रूप में लिखना है। ठीक है। ये जानते हैं कि परिमेय संख्या होता है, तो ये आप कमेंट में बताइएगा कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। इसको भी आप देख सकते हैं कि 3 + 2 √5 को क्या करना है, अपरिमेय संख्या साबित करना है। ठीक है। उसके बाद इसको भी देख सकते हैं, तो इसको तो आप जान ही रहे कि मौसा निकालना है, तो निकालिएगा। अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं बनेगा तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। और बताइए कि यहाँ तक जो क्वेश्चन मैं आपको कराया हूँ, इसमें अगर जरा भी डाउट है तो आप लोग अभी कमेंट में करिए, मैं आपको जस्ट क्विक वीडियो बना करके आपको आंसर दूंगा। ठीक है। तो आई होप कि पूरी बात समझ आ गए होंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर आप लोग पढ़ते रहिए फुल जोश के साथ, और जब भी पढ़िए तो पूरा कंट्रास्ट के साथ पढ़िए। ठीक है, ध्यान लगा कर पढ़िए, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं 2025 में, अभी समय है, अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर ले। तो वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्तों में भी शेयर करना है। ठीक है, इतना काम आप लोग जरूर करें, और आप लोग ध्यान लगा करके पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।